यूनिट 3 स्टार्ट हो गई। अब इसमें कुछ व्यापक नियम, सम यूनिवर्सल लॉ। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या होता है कुछ व्यापक नियम। गैसों के गतिज अणु सिद्धांत में हम यांत्रिकी के नियमों को प्रत्येक अलग अलग अणुओं के लिए प्रयुक्त करते हैं तथा ऊष्मा गति में हम बिना कुछ सूक्ष्म संरचना की जानकारी के अणुओं के गुणों को समझते हैं। इस प्रकार ऊष्मागति के नियमों द्वारा स्थूल चरों के बीच यानी एक्स वाई जेड चर कुछ भी हो सकते हैं अर्थपूर्ण संबंध निकाले जा सकते हैं। यह स्थूल चर कहलाते जो यह स्थूल चर हैं वो दाब, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, तापमान आदि हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। परंतु निकाय या अणु के स्थूल चर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अतः हम किसी निकाय की सूक्ष्म एवं स्थूल अवस्था के लिए संबंध प्राप्त करते हैं। किसी निकाय की सूक्ष्म या स्थूल अवस्था के बीच संबंध हम सांख्यिकीय भौतिकी द्वारा दे सकते हैं। सांख्यिकी भौतिकी में हम उन निकायों पर विचार करते हैं जिनमें असंख्य कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत कण होते हैं, हम प्रोटोन अणु आदि, और सूक्ष्म गुण होते हैं जैसे दाब, ऊर्जा, घनत्व आदि को औसत मानकों के रूप में हम प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसके लिए किसी निर्देश फ्रेम रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। यह सांख्यिकीय विधि का उपयोग क्लासिकल निकाय के लिए करते हैं, तब इसे हम कैनोनिकल सांख्यिकी, और यदि हम क्वांटम के लिए करते हैं तो इसे हम क्वांटम सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एक कोशिका की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेल। माना कि हमें n प्रभेद कणों को m असमान आकार के खानों में विभाजित करना है। यहाँ कणों की पूर्व प्रायिकता इस बात पर निर्भर करती है कि बड़े खाने में कणों के लिए गिरने की प्रायिकता छोटे खाने में अधिक होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक कोशिका की अवधारणा लेते हैं। इसे समझाने के लिए मानते हैं कि प्रत्येक खाना बहुत अधिक संख्या के उप खानों में बटा है जो समान आकार के हैं। इन्हें हम कोशिका कहते हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाओं की पूर्व प्रायिकता समान होती है। प्रत्येक खाने में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है। अब हम प्रत्येक कोशिका में कणों का वितरण करते हैं। जो चित्र दिखाई दे रहा है, देखो इसमें हम करेंगे तो माना कि चित्र में m असमान आकार के खानों को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में जो निम्न है तो 1 2 3 डॉट डॉट i और m तक, तो कितने हैं 1 से लेकर m तक है, और i भी कहीं होगा तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना होगा, लास्ट में कोने वाला होगा वो m है, और इससे पहले वाला कितना होगा m-1, इससे पहले वाला m-2, और कहीं एक i भी होगा क्योंकि बीच में हमारे पास i भी है। तो अब माना कि n प्रभेद कणों को इन m खानों में वितरित करना है। अब परंतु खानों के आकार असमान हैं, अतः कणों के किसी खाते में जाने की पूर्व प्रायिकता अलग अलग होगी, क्योंकि खाने अलग अलग हैं तो प्रायिकता भी अलग अलग होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक कोशिका की अवधारणा को मानते हैं। इसके लिए हम प्रत्येक खाने को अलग और बराबर आकार की कोशिकाओं में बांटते हैं। इस प्रकार माना कि जो खाना फर्स्ट है उसको हम C1 कोशिका, सेकंड है उसको C2 कोशिका, थर्ड है इसको C3 कोशिका,
डॉट डॉट आर में बांट देते हैं। अब खानों के आकार असमान है, अतः खानों में कोष्ठकों की संख्या भी असमान नहीं होगी, अर्थात कोष्ठकों की संख्या भी समान नहीं होगी। माना कि सभी कोष्ठकाएँ समान आकार की हैं, तब सब इनका योग करेंगे तो C1 + C2 + C3 डॉट डॉट CI प्लस लास्ट वाली CN, उससे पहली वाली CM, तो इसका टोटल पूरे का क्या होगा उसको हम C मान लेंगे। अतः सभी कोष्ठकों का आकार समान है, अतः प्रत्येक कोष्ठका के लिए पूर्व प्रायिकता समान होगी। इस प्रकार एक कण जो किसी खाते यानी खाने में है वह उस खाने की किसी भी कोष्ठका में जा सकता है। प्रत्येक खाने का आकार कोष्ठका की तुलना में बहुत अधिक है, अतः एक खाने में असंख्य कोष्ठकाएं होंगी। अब हम पहले खाने में उपस्थित C1 कोष्ठकाओं में N1 कणों के समायोजन को ज्ञात करेंगे। पहला कण खाने 1 में उपस्थित C1 कोशिकाओं में से किसी भी पे जाया जा सकता है, अतः C1 कोशिकाओं में पहले कण के समायोजन के तरीके जो होंगे C1। दूसरा कण पहले खाने की किसी भी कोशिका में जा सकता है, अतः कणों के एक अवस्था में रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कण पर MB वितरण नियम लगता है, अतः पहले खाने की C1 कोशिका में 2 कणों का समायोजन निम्न का होगा, तो C1 × C1, तो यह C1²। अतः खाना संख्या 1 में N1 कणों के C1 कोशिकाओं में समायोजन के तरीके C1 × C1 × C1 × C1 डॉट डॉट C1, तो क्या होंगे NC/N1। इक्वेशन सेकेंड हो गई। N कणों में से N1 कणों के चुनने के जो तरीके हैं फैक्टोरियल N/(N1) और N-N1 फैक्टोरियल में वही फॉर्मूला लगा दिया NCR वाला, थर्ड इक्वेशन मान ली इसको। अतः खाना संख्या 1 की C1 कोष्ठकाओं में N कणों में से N1 कणों के चुनने के जो तरीके होंगे फैक्टोरियल N1 अपॉन में फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N/(N-1) और C1 की होल पावर N1। इक्वेशन 4 हो गई है। इसी प्रकार N2 कणों के खानों 2 की C2 कोष्ठकाओं में समायोजन के तरीके होंगे, तो फैक्टोरियल N/(N-1) अपॉन में फैक्टोरियल N2 ब्रैकेट में N-1 N-2 फैक्टोरियल के अंदर और C2 का होल पावर N2। इक्वेशन 5 हो गई। अतः N1 कणों के खाने 1 व N2 कणों के खाने 2 में वितरण के तरीके जो होंगे इसका आपस में क्या करेंगे इंटू कर देंगे। इंटू करके सॉल्व करेंगे तो ये आई फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 और ब्रैकेट में N-N1 N2 फैक्टोरियल के अंदर और C1। अतः N कणों को 1 से M खानों में इस प्रकार बांटते हैं कि N1 N2 N3 डॉट 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 NM कण क्रमश 1 2 3 I और M तक खानों में पहुंच जाते हैं। यहाँ N1 + N2 + N3 डॉट डॉट NM इक्वल टू इसको कैपिटल स्मॉल m मान लिया है, जैसे कि N-N1 - N2 डॉट डॉट NM फैक्टोरियल में, तो इसकी जो सब वैल्यू क्या होगी हमारे पास फैक्टोरियल 0 हो गया और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको पूरे का कितना मान निकला है 1, तो W की जो वैल्यू करी है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 डॉट डॉट फैक्टोरियल NM और C1
की होल पावर n1, C2 की होल पावर n2, C3 की होल पावर n3 डॉट डॉट Cm की पावर होल पावर nm। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया तो ये आएगा W इक्वल टू फैक्टोरियल n सिग्मा i1 टू लेकर m सी आई की होल पावर n i अपॉन फैक्टोरियल n i। अतः इन अवस्थाओं को भरने की प्रायिकता निम्न प्रकार होगी। P इक्वल टू कुल तरीकों की संख्या अपॉन कुल अवस्थाएं।